नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है मवेशियों पर। जी हाँ, पशुपालन एक ऐसा काम होता है, ऐसा व्यवसाय होता है जो कृषि कार्य का पूरक है। बिना पशुओं के हम अपनी कृषि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पशुधन किस तरह स्वस्थ रहें, अच्छे हमें प्राप्त हों, बस इसी विषय पर हमने आज अपना ये कार्यक्रम सजाया है। आज का हमारा विषय है कि पशुपालन में नस्ल सुधार कार्यक्रम किस तरह हो। इस विषय पर हमने बातचीत करने के लिए अपने साथ आमंत्रित किया है डॉक्टर HBS भदौरिया जी को। प्रबंध संचालक हैं मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, पशुधन हम कहते हैं तो हमारे किसान भाई क्या समझे कि पशुधन में कौन कौन से मवेशी आते हैं? पशुधन में गाय, भैंस के अलावा बकरी, भेड़, सूकर और यहाँ तक कि खरगोश भी जो है अच्छा, पशुधन में सम्मिलित है। जी। केवल पक्षियों का अलग है, कुक्कुट जो है, और बाद बाकी ये पशुधन में आते हैं सभी। जी जी। अगर हम कौन कौन से जो नस्ल के जो सीमन होते हैं वो अपने केंद्र में निकाले जाते हैं? मध्य प्रदेश में जो प्रजनन नीति है, उस प्रजनन नीति के अनुसार जो है इस केंद्र पर केंद्रीय वीर संस्थान कहलाता है। यहाँ पर जो है 14 नस्लों का सीमन उत्पादन होता है जी। 14 नस्लों में जो है गाय की गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है और मालवी है, निमाड़ी है, कैनकता है, जो मध्य प्रदेश की नस्लें हैं। और जो दुधारू नस्लें हैं जी। जिनका उपयोग हम जो है नस्ल सुधार कार्यक्रम में कर रहे हैं, उनका सीमन उत्पादन होता है। साथ में बफेलो जो है भैंस की 3 नस्लों का सीमन होता है। मुर्रा जो है सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है। मुर्रा नस्ल का भैंस का सीमन उत्पादन होता है। अपनी भदावरी का करते हैं जो मध्य प्रदेश की नस्ल है। इसके अलावा एक जाफराबादी नस्ल है जी। जो दुग्ध उत्पादन में बहुत अच्छी नस्ल है। बड़ा जानवर है बट उपयोगी है। तो ऐसे हम जो है कुल मिला के 14 नस्लों का। जी, बिल्कुल सही बात सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि 14 लगभग पशुओं का जो सीमन निर्माण यहाँ पर किया जाता है। सर, अगर हम बात करें सेक्स सॉर्टेड सीमन, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। ऐसा है, अभी मैंने सीमन उत्पादन का बताया, वो सामान्य सीमन है जी। और वो इस संस्थान पर लगभग 35 लाख डोजेज प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। जी। अब बात है सेक्स सॉर्टेड सीमन की। जी। ये तकनीक जो है देश में उत्तराखंड के पश्चात मध्य प्रदेश में आई है। ये देश का दूसरा सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन केंद्र है जी। जो कि केंद्रीय वीर संस्थान बलवदा में स्थापित किया गया है। बिल्कुल। इस तकनीक से जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन जो उत्पादन होता है उसमें मुख्य रूप से 90% जो है बछिया ही पैदा होती है उसके उपयोग करने से। बिल्कुल। तो अब चूँकि कृषि यंत्रीकरण जो हो गया है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, तो जो बैल हैं, बैल जोड़ी हैं, जो मेल कैटल हैं, उनकी उपयोगिता जो है लगभग समाप्त हो गई है। और वो जो है फार्मर्स अपने पास किसान भाई न रख के छोड़ देते हैं और वो निराश्रित पशुओं के रूप में सड़क पर खेतों में घूम रहे हैं। तो पशुपालकों को, कृषकों को ही नुकसान होता है उससे। तो इस पॉपुलेशन को भी आप जो है इस सीमन के उपयोग करने से नर बच्चों का उत्पादन सीमित कर सकते हैं। तो इसकी मुख्य रूप से तो बछिया उत्पादन है। 90% अगर बछियाँ उत्पादन होंगी तो वो कल गाय बनेंगी और दूध उत्पादन में सहयोग करेंगी। और ये सभी जो सेक्स सॉर्टेड सीमन उपयोग होता है वो मुख्य रूप से जो है अच्छी नस्ल के ही सीमन यूज किया जाता है। जो बुल होते हैं वो भी हाई जेनेटिक मेरिट बुल होते हैं, उनको ही उपयोग करते हैं सीमन उत्पादन में। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन जो है इस केंद्र पर इस वर्ष पहली बार हुआ है 2.15 लाख डोजेज। और अभी जो उपयोग किया गया है पशुपालकों के द्वारा उसमें 39,000 जो है सीमन उपयोग किया गया है। इस तकनीक का अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना है जिससे कि आपको मादा बस पर्याप्त मात्रा मिल जाए सभी नस्लों के। हम सभी नस्लों का जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन कर रहे हैं। जी, अगर हम बात करें सेक्स सॉर्टेड सीमन की और सामान्य सीमन की, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें जो अंतर है मुख्य रूप से वो ये है कि इसके स्ट्रॉ में केवल 2 मिलियन स्पर्म होते हैं और जो सामान्य सीमन होता है उसके स्ट्रॉ में 20 मिलियन स्पर्म होते हैं। स्पर्म मतलब शुक्राणु होते हैं। तो पहला तो ये अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि इस सीमन में केवल XX का स्पर्म जो है वो स्टोर किया जाता है। जी।
और एक्स स्पर्म को जब यूज़ करते हैं तो बछिया ही पैदा होती है। मतलब कह सकते हैं कि अत्याधुनिक तकनीक है ये बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जी। जो कि अमेरिका और अन्य देशों में उपयोग हो रही थी, और वो मुख्य रूप से जर्सी और एचएफ पे करते थे। बट देसी नस्लों पे जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन का उत्पादन कहीं नहीं था विश्व में। तो ये टेक्नोलॉजी जब आई तो उत्तराखंड में पहली लैब सेंशन हुई, और दूसरे नंबर पे भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को चयनित किया, और ये मध्य प्रदेश में जो है दूसरी लैब स्थापित हुई। इस लैब का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 अप्रैल 2021 को लोकार्पण किया है, और उसी से दिन से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन का उत्पादन जो है वो मैंने आपको मात्रा बताई है, और जो अंतर में ये है कि उपयोग में बहुत अंतर है जी। तो इस सीमन का उपयोग जो है बच्चियों में करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कंसेप्शन रेट अच्छी मिलेगी, और दूसरा इसमें यह है कि जो स्किल्ड है बिल्कुल अच्छा टेक्नीशियन जो यूज़ करता है वो बहुत स्किल्ड होना चाहिए एआई के क्षेत्र में, कृत्रिम गर्भाधान के मामले में, और वो नहीं है तो वो किसी पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का। बिल्कुल। आपने और एक और 2-3 अंतर और बता दूं मैं। अंतर ये है कि इसका उपयोग जो है करते समय जब थॉइंग करते हैं, पोस्ट पीटीएम कहलाता है, थॉइंग में जो है 30 सेकंड तक करते हैं, और जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है उसको हमको गाय का सीमन है, मतलब गोवंशी सीमन है, तो उसका उपयोग जो है थॉइंग जो है वो 1 मिनट करना है, और अगर बफेलो का है, भैंस का सीमन है पाड़े का, तो उसको आपको 2 मिनट तक थॉइंग करना है, अन्यथा जो है रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंतर है उसका ऑब्जर्व रखें ध्यान में। जो हमारे कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं उनके लिए विशेष जो है ये है कि वो इसकी तकनीक का जो सही उपयोग करेंगे तो गर्भधारण का प्रतिशत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम की, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर HBS भदौरिया जी से, प्रबंध संचालक है मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में। सर, हम बात कर रहे थे पशुओं के सीमन की बात कर रहे थे। हाँ। सीमन का इस समय कितना उत्पादन हमारे लैब से हो रहा है? वो मैंने जानकारी पूर्व में भी दी कि वर्तमान में इस वर्ष 32.48 लाख जो है सीमन डोजेज उत्पादन हुआ है, सभी नस्लों का है, जिसमें 16 नस्ल बताई, और इसके अलावा 2 लाख जो है 15,000 डोजेज जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन का हुआ है। तो ऐसे लगभग 35 लाख जो है सीमन डोजेज का उत्पादन हुआ है, जो कि प्रदेश की आवश्यकता को पूर्ति करता है। बिल्कुल। सर, मैत्री योजना भी एक योजना है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना है। ये योजना भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ली गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है, जो 10वीं पास बच्चे हैं और 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है मैत्री योजना में। मैत्री का फुल फॉर्म है बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जी। और मल्टीपर्पज़ एआई टेक्नीशियन फॉर रूरल इंडिया। तो इस योजना में 10वीं पास 18 वर्ष से ऊपर
जो भी युवक हैं वो इस ट्रेनिंग के लिए पात्र हैं और वो ट्रेनिंग के लिए चयन किया जाता है। जी। योजना में जो है 3 महीने का प्रशिक्षण है, 1 महीने का जो है क्लासरूम टीचिंग है और 2 महीने फील्ड में मैदानी क्षेत्र में प्रशिक्षण है। जी। इस तरह से 3 महीने का प्रशिक्षण है जिस पर जो है 31,000 रुपये सरकार जो है खर्च कर रही प्रति मैत्री। तो ये मैत्री का प्रशिक्षण जो है इसलिए है कि मैत्री की स्थापना की जाना है। तो उनको फिर जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उनको 50,000 रुपये की किट दी जाती है, AI किट, जिसमें ट्रेविस भी है, कंटेनर्स भी हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें रखना है, सीमन रखना है और छोटे कंटेनर्स हैं, AI किट है, कैस्टेटर है, जिससे कि वो पशुपालक के द्वार पे जो है कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं उपलब्ध करा सकें। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत जो है भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हम 70% तक कवरेज करें। वर्ष 25-26 तक हम जो है 70% कवरेज करें, जिससे कि एक सुनियोजित तरीके से प्रजनन की गतिविधि को संचालित किया जा सके। बिल्कुल सर, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की योजनाएं क्या हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं? पशुधन विकास निगम जो है मुख्य रूप से पशुधन के विकास के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नस्ल सुधार कार्यक्रम। और नस्ल सुधार कार्यक्रम में भी देसी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। इस योजना जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जो भारत सरकार की योजना है, जिसमें अधिकांश गतिविधि 100% वित्त पोषित हैं, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत हमने राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम क्रियान्वयन किया गया है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी ये तृतीय फेज चल रहा है, जो कि 31 मई 2022 को समाप्त होगा। इसके अलावा जो है ET, IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नस्ल सुधार में 100% आप गुण जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो जो है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रयोगशाला का उपयोग किया जा रहा है, इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसकी प्रयोगशाला यहाँ बुधबदा फार्म पर स्थापित है। तो एक तो ETT है, IVF है, फिर सेक्स सॉर्टेड सीमन भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ही लिया गया है। सामान्य सीमन उत्पादन भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ले रहे हैं हम। और इसके अलावा जो है गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है रतौना सागर फार्म पे, और नेशनल NKBC राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, ये देश में 2 ही सेंटर हैं, एक आंध्र प्रदेश में है, दूसरा मध्य प्रदेश में, जो कि कीरतपुर इटारसी में स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र पर 13 नस्लें गाय की हैं और 4 नस्लें भैंस की हैं। प्रथम चरण में ये रखे गए, द्वितीय चरण में इतना ही गाय और नस्लें और जुड़ी जाएंगी, बफेलो की भी। तो देश में जो है 50 गाय की नस्लें हैं, देसी नस्लें, और 14 जो है भैंस की हैं। तो उसमें से 26 गाय की और 8 भैंस की नस्लें जो है वो कीरतपुर क्षेत्र पर NKBC पे संधारित की जाएंगी। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण और संवर्धन है। दूसरा ये है कि इस नस्ल के विलुप्त होने पे जो है यहाँ हमेशा जानवर उपलब्ध रहेगा उस नस्ल का। और पशुपालकों को जो है अगर चाहिए तो इसका सीमन, एम्ब्रियो, बच्चे और हीपर्स, ये सारे रूप में जो है प्रमाणित जर्मप्लाज्म उपलब्ध रहेगा और ये केंद्र जो है प्रमाणित करके जर्मप्लाज्म उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी। पशुपालक भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रबंध संचालक के तौर पे? जी, मेरा पशुपालकों से विनम्र अनुरोध है कि वो अब जो सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता हो गई है तो उसका उपयोग करें, जिससे कि 90% जो है बछिया पैदा होंगी और नर बस का जो है उत्पादन सीमित किया जा सकेगा। साथ ही हमारा विनम्र अनुरोध है कि जो नवीन तकनीक आई हैं उनका उपयोग करें। जो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम जो है हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स का सीमन उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क। आप उसका अधिक से अधिक उपयोग करें NAIP में। और इसके अलावा जो है हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है, उससे जो वत्स उत्पादन हो रहे हैं वो उच्च गुणवत्ता के हैं, उच्च आनुवंशिकता के हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मुख्य उद्देश्य ये है कि नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है, और दुग्ध उत्पादन तभी बढ़ेगा जब उन्नत नस्ल के पशु आपके पास उपलब्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस तकनीक का निश्चित तौर पर उपयोग करेंगे। आपने हमें इतनी अच्छी गहन चर्चा की पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों, हमने अभी चर्चा की पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम की, और अब वक्त है खबरें खेती सुनने का।
किसान भाई बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। प्राकृतिक खेती पद्धति से होगा किसानों को फायदा। किसान 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ फसल ऋण। देश में सूरजमुखी उत्पादन को बढ़ावा देंगे। मूंग उड़द की देखभाल। और आखिर में जानेंगे बगीचे में लगाएं कुंदरू। और अब खबरें विस्तार से। प्राकृतिक खेती पद्धति से होगा किसानों को फायदा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि मैनेज को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अप्रैल से अगस्त तक देश में 30,000 ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में परंपरागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने पहल की है। साथ ही प्राकृतिक खेती बाहरी आदानों पर किसानों की निर्भरता को कम करने, खेती की लागत घटाने तथा किसानों की आय बढ़ाने का आशाजनक साधन है। सरकार पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा दे रही है। आगामी दिनों में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर देश भर में 30,000 ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही अपने अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती की पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। 4,09,000 हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत कवर किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में भी घोषणा की गई है। राज्यों में विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। किसान 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ फसल ऋण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिनों मंत्री परिषद की बैठक हुई है, जिसमें किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है। किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफॉल्टर हो जाएंगे और डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसलिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रुपए होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इसे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफॉल्टर भी नहीं हो पाएंगे। देश में सूरजमुखी उत्पादन को बढ़ावा देंगे। कृषि मंत्रालय भारत सरकार का देश में सूरजमुखी के क्षेत्र में और उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों तथा संबंधित विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बैठक में उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलहन, तिलहन और राष्ट्रीय ऑयल पाम मिशन प्रारंभ किया गया है, उसी तरह सूरजमुखी को भी योजनाबद्ध ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों व विशेषज्ञों के सुझावों का अध्ययन कर उसके आधार पर इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि सभी प्रमुख राज्य सरकारों और उद्योग, बीज संघों तथा जैसे हितधारकों तथा कृषि आयुक्त व अन्य संबंधित अधिकारियों की एक उप समिति आगे की रूपरेखा बनाएगी। श्री तोमर की अध्यक्षता में गत दिनों हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं तिलहन क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सहित निजी क्षेत्र के उद्यमियों आदि के साथ भी श्री तोमर ने बातचीत की है। सूरजमुखी महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में से एक है, जिसे प्रमुख रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है। सूरजमुखी के क्षेत्र की गुंजाइश अन्य राज्यों में भी है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि भी शामिल हैं। मूंग उड़द की देखभाल। मध्य प्रदेश में तीसरी फसल के रूप में जायद में मूंग उड़द की खेती काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। पानी की उपलब्धता के मुताबिक मूंग उड़द का बेहतर उत्पादन, अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसके लिए समय समय पर फसल की देखरेख जरूरी है, तभी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ता रहता है, इस कारण खेत में पानी की कमी आने लगती है।
10 से 15 दिनों के अंतर से सिंचाई करने के पहले खेत से खरपतवार निकाल लें ताकि जल एवं पोषक तत्वों का असर फसल पर हो। आमतौर पर पीला मोज़ेक बहुत आता है। पीले मोज़ेक वायरस को सफ़ेद मक्खी स्थानांतरित करती रहती है। इस वजह से सफ़ेद मक्खी की सक्रियता पर ध्यान दें और इसको देखते ही रोगर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। साथ ही पत्तियों पर भभूतिया रोग भी आता है। इसे निदान के लिए सल्फेक्स 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। और अब जानते हैं कि कैसे आप अपने बगीचे में कुंदरू लगा सकते हैं। कुंदरू एक बहुउपयोगी तथा नकदी सब्जी फसल है। एक बार लगाने के बाद बेल 4 से 5 वर्ष तक फल देती है। केवल रख रखाव की ज़रूरत होती है। उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त है। इसे मार्च, अप्रैल तथा जून, जुलाई दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। लता की कटिंग से नया रोपण किया जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी जिसकी मोटाई छोटी उंगली के समान हो उपयुक्त होती है। 3 से 3 मीटर दूरी पर 30 गुणा 30 गुणा 20 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लें। उसमें 10 किलो गोबर खाद भरें। इसके बाद बेल लगाने के बाद उर्वरकों में प्रति बेल 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। इसके पहले किस्मों का चयन अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर वैज्ञानिकों से चर्चा करके करें। उन्नत किस्म जैसे AC5, AC48, IIV, RC1 एवं 2 को लगाया जा सकता है। बेलों को सहारा देने के लिए तार का मंडप तैयार करें ताकि बेलों का विकास अच्छा हो और 2-4 साल तक उत्पादन मिलता रहे। ग्रीष्मकाल में 5 से 7 दिनों के अंतर में सिंचाई करें। फलन लगातार 8 से 9 माह तक होता है और 3 से 4 दिनों के अंतर से इसकी तोड़ाई करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आपने अभी सुनी खबरें खेती की और आपने इस कार्यक्रम में जाना कि पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम किस तरह किया जा सकता है। इसका आप लाभ लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।